नमस्कार एवरीवन, प्रव्या एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमृत कुमार एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, परंतु आज होली का विशेष अवसर धुलंडी का था, तो मुझे लग रहा है कि होली के रंगों में भी व्यस्त होंगे। परंतु साथियों, होली के रंगों के साथ हमें कक्षा 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को, उस एग्ज़ाम को लेकर आज मॉडल पेपर 2 सॉल्व करवाने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं साथियों। तो चलते हैं साथियों, बिना किसी देरी के आज की इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, कल हमारी एक और क्लास हुई थी, आज बैक टू बैक दूसरी क्लास है। लगातार बिना किसी समय को जाया करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 1, शेखावटी मिशन 100, यानी 100 में से 100 अंक कैसे हासिल किए जाते हैं साथियों। 40 नंबर पे हमारा वार होगा और बाकी बड़े क्वेश्चंस को लेके आपको क्लास में जो टीचर ने लगातार जो कुछ पढ़ाया है उस पर आपने काम किया है, तो आप अच्छे से अंक हासिल कर सकते हैं साथियों। तो किस प्रकार का हमारा पैटर्न है, क्या कुछ आज क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों, करते हैं आज के इस प्रश्नों की शुरुआत। तो देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न हमारा आज है वो है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कब किया गया। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य, यानी जर्मनी है वो स्वतंत्रता कब प्राप्त करता है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन अ रहेगा 1817 में, ऑप्शन ब 1848 में, ऑप्शन च 1871 में और ऑप्शन द है हमारा 1811 में। तो साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो है 1871 में। 1871 के अंदर वाइमर गणराज्य जर्मनी है वो स्वतंत्रता साथियों है वो प्राप्त करता है। चलो साथियों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा है, आयु के आधार पे नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। देखो, जलोढ़ मृदा साथियों अपने होती है दो प्रकार की। जलोढ़ मृदा है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की साथियों होती है। एक होती है नई जलोढ़ जो यहाँ पूछी गई है, और एक होती है पुरातन जलोढ़ मृदा। पुरातन जलोढ़ मृदा, पुरातन और नई, ये दोनों जलोढ़ मृदा से हर बार एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पुरातन जलोढ़ मृदा क्या है और नवीनतम जलोढ़ मृदा क्या है, आयु के आधार पे ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट भेद है। तो पुरातन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो पुरातन जलोढ़ मृदा को साथियों बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। और न्यूनतम जो मृदा होती है जलोढ़ मृदा, उसका साथियों नाम होता है अपने खादर। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे आया हुआ है बंगर। तो बांगर है साथियों, ये नवीनतम जलोढ़ मृदा है। ये पुरातन साथियों, पुरातन जलोढ़ मृदा है, पुरातन। बस इसका एक ट्रिक है, बापू गांधी जी को याद कर लो, काम सेट हो जाएगा। बापू यानी बांगर पुरातन जलोढ़ मृदा, ठीक है साथियों। और यहाँ पे नवीनतम जलोढ़ पूछा है, तो नवीनतम जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तराई क्या होता है साथियों, तराई दलदल से युक्त क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है। तो दलदल से युक्त क्षेत्र है साथियों, तराई कहलाता है। दलदल से युक्त क्षेत्र, दलदल से युक्त क्षेत्र तराई कहलाता है साथियों। और चौ होता है जो अपने नदियों का जो प्रवाहित होता है मैदानों की तरफ पर्वतीय क्षेत्रों से, तो नदियों का प्रवाहित होने का जो क्रम होता है उसे चौ भी कहा जाता है भूगोल की लैंग्वेज में। तीसरा प्रश्न साथियों हमारा है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। कल के मॉडल पेपर में भी साथियों ये प्रश्न प्रिंट हुआ था और आज भी ये प्रश्न है वो रिपीट हो रहा है साथियों। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो साथियों अपने मतलब लागू होता है, वो होता है 1972, यानी 1972 के अंदर भारतीय वन्य जीव संरक्षण है वो लागू होता है साथियों। नेक्स्ट हमारा साथियों क्वेश्चन है, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। जी हाँ साथियों, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा साथियों, उसको हम देखते हैं। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए, ठीक है, गारंटी देने के लिए किसका उपयोग करता है। तो गारंटी देने के लिए साथियों चेक, सार्थक ऋण आधार और करेंसी नोट। तो देखो, गारंटी देने के लिए साथियों चेक पर्याप्त नहीं है साथियों। ऑप्शन ब में साख आया है, तो साख भी इसके लिए उपयुक्त आंसर नहीं होगा। और करेंसी नोट होगा ही नहीं, क्योंकि वो वैसे ही कर्ज लेना चाहता है, करेंसी नोट तो वो लेना ही चाहता है। तो इसके लिए सार्थक ऋण आधार जो आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं साथियों वो बड़े इंपॉर्टेंट है वो होते हैं साथियों। तो इसका सही आंसर था सार्थक ऋण आधार साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं।
किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उससे प्रश्न आया है। कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत साथियों किया जाता है? ऑप्शन अ के अंदर हमारे को दिया हुआ है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन ब में प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में द्वितीयक क्षेत्र और ऑप्शन ड के अंदर चतुर्थक क्षेत्र। तो देखिए साथियों, कल की क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी है, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी है। तो यहाँ कच्चे माल को परिष्कृत रूप, यानी कच्चा माल है उसको नया रूप या आकार प्रदान किया जाता है, वो विनिर्माण क्षेत्र में किया जाता है साथियों। और विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करना या विनिर्माण एक ही विषय है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ साथियों हम चलते हैं। अगला साथियों जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बेल्जियम में अधिकांशतः लोग किस भाषा को बोलते हैं? बेल्जियम का प्रश्न आया, सत्ता की साझेदारी, पॉलिटिकल साइंस से साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है, सत्ता की साझेदारी वाले टॉपिक से। तो बेल्जियम जो देश है इसमें अधिकांशतः लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए साथियों, बेल्जियम के अंदर अधिकांशतः लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन अ में डच भाषी लोग, ऑप्शन ब में हिंदी, ऑप्शन सी में अंग्रेजी और ऑप्शन ड के अंदर फ्रेंच। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे दो तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर साथियों पूछे जाते हैं। बेल्जियम के अंदर है वो मैक्सिमम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं साथियों? तो इसका जो अपना जो सही आंसर है उसकी तरफ अपन चलेंगे, परंतु बेल्जियम की राजधानी है वो ब्रसेल्स है और ब्रसेल्स के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, परंतु अधिकतम जो आबादी है अपने बेल्जियम की वो कौन सी भाषा बोलती है साथियों? तो वो अपने डच भाषी लोग ज़्यादा है, और ये डच भाषी लोग हैं वो फ्लेमिश में बहुत ज़्यादा रहते हैं साथियों। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है पूछा जा रहा है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? देखिए साथियों, ऑप्शन अ के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा, बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची का विषय है साथियों। विदेशी मामले भी साथियों संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं साथियों। बैंकिंग, बीमा और बैंकिंग बिल्कुल इसके अंतर्गत आते हैं, परंतु साथियों शिक्षा है वो संघ सूची का विषय नहीं है। इसके बारे में कल की क्लास में भी हमने चर्चा की थी। तो शिक्षा साथियों किस सूची का विषय? तो साथियों शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का साथियों शिक्षा है वो विषय है। ठीक है साथियों, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि भाई शिक्षा है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर शिक्षा है, इससे पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, और ये संविधान के अंदर जो संशोधन हुआ है उसके बाद शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया गया। वर्तमान के अंदर जो हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो साथियों एक बार मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय बोर्ड में पूछा जा सकता है साथियों ऐसा क्वेश्चन। तो संघ सूची में वर्तमान समय में साथियों 100 प्रकार के विषय शामिल हैं। और फिर दूसरा नंबर आता है साथियों राज्य सूची का। राज्य सूची में वर्तमान समय में साथियों कुल कितने विषय शामिल हैं? तो राज्य सूची के अंदर साथियों 61 विषय वर्तमान में शामिल है। और फिर हम बात करते हैं अपने समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची के अंदर साथियों समवर्ती सूची के अंदर साथियों कुल कितने विषय वर्तमान में शामिल है? शिक्षा सहित समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय है वो वर्तमान में साथियों शामिल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में पाया जाता है वो देश कौन सा है? यानी कहने का मतलब है जाति आधारित विभाजन, यानी देश के अंदर जाति के आधार पर सामाजिक समूहों का आपस में बटे हुए हैं, उनका विभाजन किया गया है, वो सर्वाधिक कौन से देश में पाया जाता है साथियों? तो यहाँ से हम स्लाइड को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ताकि अच्छे से वो हमारे जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो विद्यार्थी अच्छे से इसको समझ सके। तो साथियों इसका सही आंसर है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन की बात कर रहा है साथियों। ऑप्शन के अंदर इंग्लैंड है, भारत है, चीन है, रूस है। तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन साथियों इंग्लैंड में नहीं पाया जाता, चीन में भी ऐसा नहीं है, रूस में नहीं है। जाति आधारित सामाजिक विभाजन है वो साथियों हमारे देश है वो भारत में देखने को मिलता है। तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में साथियों देखने को मिलता है? तो वो हमारे देश भारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था, प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों?
एक दलीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है? एक दलीय व्यवस्था वाला देश कौन सा साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, भारत, चीन और ग्रेट ब्रिटेन। साथियों एक दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? किसी भी राष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ने वाला एक ही दल, उसके प्रतिस्पर्धी कोई भी दल नहीं हो, ऐसी शासन व्यवस्था एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। ठीक है साथियों, तो ऐसी शासन व्यवस्था वाला विश्व का कौन सा देश है? जो उपयुक्त ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से, तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल नहीं है साथियों। भारत तो कल भी पढ़ गया है हम क्लास के अंदर, बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है, और ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। परंतु चीन एक ऐसा देश है जिसमें एक दलीय शासन व्यवस्था है, और वो कौन सा दल है? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे लगातार चुनाव जीतती है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कहे तो भी चलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इंग्लिश के अंदर ऐसे भी बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से, या चीन कम्युनिस्ट पार्टी भी इसे हम कह सकते हैं। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा, स्लाइड को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं ताकि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकें हम। तो साथियों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो आधारित होती है राजनीतिक समानता पर। बिल्कुल साथियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राजनीतिक समानता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। राजनीतिक विषमता, बिल्कुल वहां पे राजनीतिक विषमताएं भी देखी जाती है। कई सामाजिक समूह है वो जाति के आधार पर या अपने वर्चस्व के आधार पे, बहुसंख्यता के आधार पे किसी न किसी प्रकार की विषमताओं को जरूर बढ़ावा देते हैं। न्यायपूर्ण वितरण, बिल्कुल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर सबको स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आती है, तो न्यायपूर्ण वितरण भी यहाँ पे ठीक ऑप्शन लग रहा है साथियों। तो यहाँ सही आंसर हमारा होने वाला है साथियों उपरोक्त सभी। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा रहने वाला है वस्तुनिष्ठ रेंज का 12वां क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमें इसको समझते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध यानी आपस में जुड़ाव। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को साथियों किस नाम से जाना जाता है? उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण नहीं, उदारीकरण का मतलब होता है खुली अर्थव्यवस्था को छूट प्रदान करना। निजीकरण भी नहीं होगा साथियों, राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। ये तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया या विभिन्न देशों का परस्पर आपस में जोड़ने वाली जो प्रोसेस होता है साथियों, उसको वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कल की क्लास में चर्चा की थी साथियों कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है, और विश्व उपभोक्ता दिवस साथियों कब मनाया जाता है। और यहाँ से आज प्रश्न आ गया है इस मॉडल पेपर में साथियों। तो ये प्रश्न है 5 अक्टूबर को कब मनाया जाता है साथियों? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 5 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 30 जनवरी को और 15 अप्रैल को ऑप्शन रहेगा साथियों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कल बताया जा चुका है, आपको भी अच्छे से आ रहा होगा ये 24 दिसंबर को। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत स्थायी वनों की संख्या ज्यादा है? स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वो पाया जाता है राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। राजस्थान में साथियों नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, शुष्क इलाके हैं, थार के मरुस्थल का कुछ भाग इन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। हरियाणा भी नहीं होगा साथियों। मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक स्थायी वनों वाला भारत का राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के अलावा और भी राज्य है हमारे, ओडिशा है, महाराष्ट्र है। ये ऐसे राज्य हैं जो सघन वन क्षेत्र वाले भारत के राज्यों की सूची में शुमार है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस संस्था की स्थापना की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन साथियों आयोजित हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था है उसकी स्थापना हुई थी? यूनिसेफ ऑप्शन नंबर 2, ये यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है, इंटरनेशनल मनी फंड, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा नेक्स्ट है साथियों यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को साथियों इसका आंसर नहीं है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसका आंसर नहीं होगा। ब्रेटन वुड्स के परिणाम स्वरूप 2 ही संस्थाएं साथियों अस्तित्व में आई थी। एक तो आई थी अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इसका सही आंसर होगा, और इसके अलावा एक आई थी अपने विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी साथियों? विश्व
बैंक, जिसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो संस्था अस्तित्व में आई थी, एक तो आई तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी आई थी संस्था विश्व बैंक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक, नए युग का पहला प्रतीक है वो किसको माना गया है? नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया है साथियों? ऑप्शन में कपास, ऊन, रेशम और जूट। तो साथियों निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक, नए युग का पहला प्रतीक साथियों किसको माना गया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है कपास। किसको माना गया है साथियों? कपास को माना गया है। रेशम, ऊन और जूट ये बाद में धीरे धीरे इन क्षेत्रों में सुधार हुआ है, परंतु सबसे पहले कपास सर्वाधिक होता था हमारे यहाँ भारतवर्ष में, और इससे कई प्रकार के हमारे जो हथकरघे हुआ करते थे वो अपने हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से कई प्रकार के वस्त्र है वो बुनते थे, तैयार करते थे। सूती वस्त्रों को काफ़ी कुछ है वो इस कपास के उत्पादन से वो बढ़ावा मिला साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? देखो प्रिंट मीडिया का आविष्कार करने वाला गुटेनबर्ग है, उसने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। कुरान, बाइबिल, त्रिपिटक, रामायण। तो साथियों गुटेनबर्ग ने पहली जो पुस्तक है वो छापी थी अपने बाइबिल पुस्तक है वो छापी थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन में विवेकानंद, मार्टिन लूथर, नौरोजी और ज्योतिबा फुले। साथियों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक जरूर हुई है, ऑप्शन है वो जो हमारे को प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं यहाँ पे प्रिंट किया गया साथियों। तो यहाँ पे हम कुछ करेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे हम राजा राम मोहन राय नाम डालते हैं, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो देखिए साथियों संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? विवेकानंद ने बिल्कुल साथियों नहीं किया था। मार्टिन लूथर ने बिल्कुल मुद्रण संस्कृति से रिलेटेड अपना जो कोटेशन दिया था, कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी नहीं किया था। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक इनका किताब थी। तो साथियों यहाँ पर संवाद कौमुदी का प्रकाशन हमारे किया था राजा राम मोहन राय है, इन्होंने संवाद कौमुदी का साथियों प्रकाशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ साथियों, यहाँ पे हमारा ये 18 क्वेश्चन का ये हमारा पूरी होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सिलसिला। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, वियना सम्मेलन की मेजबानी 1815 में किसने की थी? कल एज ए टीच प्रश्न आया था जिसको हमने पढ़ा था कि वियना सम्मेलन की मेजबानी है वो मेटरनिक ने की थी। ठीक है, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी या अध्यक्षता करने वाले मेटरनिक कहाँ के चांसलर थे? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रश्न चेंज करते हैं। ठीक है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ड्यूक मेटरनिक ने की थी। साथियों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रश्न बदला है, कल प्रश्न सेम था। वियना सम्मेलन की मेजबानी या अध्यक्षता 1815 में वियना सम्मेलन साथियों आयोजित होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी या मेजबानी की थी? वो ड्यूक मेटरनिक ने की थी। हमने यहाँ पे प्रश्न को बदला है, परीक्षा में ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि भाई वियना सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले ड्यूक मेटरनिक है वो कहाँ का चांसलर था? तो ध्यान रखना है आपको, ड्यूक मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो वो अपने चांसलर था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया के चांसलर। अच्छे से ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न है,
किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? भारत में किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है साथियों? तो यहाँ पे ध्यान रखना है अरेबिका किस्म। अरेबिका, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है साथियों? अरेबिका व रोबस्टा। अरेबिका व रोबस्टा। अरेबिका व रोबस्टा किस्म। अरेबिका व रोबस्टा किस्म। तो भारत में किस किस्म की कॉफी का प्रोडक्शन होता है या पैदा की जाती है, उत्पादन होता है? तो भारत में साथियों अरेबिका व रोबस्टा किस्म की कॉफी है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है कि किसको राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है? ठीक है, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है साथियों? तो किसी भी राष्ट्र का जो आर्थिक बैरोमीटर वो होता है साथियों अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को साथियों किसी भी राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर है उसकी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। देखो साथियों, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं में किसको इंक्लूड यानी शामिल किया जाता है साथियों? तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अंदर साथियों मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं और सेवा के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। सर कितने मिनट की क्लास रहेगी? बस अब थोड़ा ही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है खाली से पूरी। हाँ। में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। ठीक है, किस क्षेत्र में साथियों तीव्र उन्नति से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो मतलब उत्प्रेरित हुई है, उसको बढ़ावा मिला है साथियों? तो उसको देखते हैं तकनीक में। टेक्नोलॉजी साथियों, टेक्नोलॉजी जब से आई है तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और भी बल मिला है। तो तकनीक में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है साथियों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में खाली स्थान सर्वाधिक सुरक्षित है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में खाली स्थान सर्वाधिक सुरक्षित है साथियों। इसका जवाब क्या होगा? तो मैं अभी आपको साथियों इस क्वेश्चन का जवाब है वो अच्छे से बताना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर व्यक्ति की गरिमा, क्या साथियों? व्यक्ति की गरिमा साथियों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। बाकी और किसी भी शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा इतनी सुरक्षित नहीं रहती है जितनी की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में रहती है साथियों। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चनों का स्टेप रहने वाला है अति लघुत्रात्मक स्तर के साथियों क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं साथियों। राजस्थान के किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसमें 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी, ठीक है, के नाम कर दी। तो साथियों वो कौन सा जिला है राजस्थान का? तो चलो चलते हैं इसके आंसर की ओर। राजस्थान के किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि, कैसी भूमि साथियों? वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी को मतलब प्रदान कर दी है। तो साथियों वो राजस्थान का कौन सा जिला है? तो इस प्रश्न का साथियों हमारा सही आंसर रहने वाला है अलवर। कौन सा जिला है साथियों? अलवर जिला है जहां के लोग 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर जो जमीन है वो वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी को प्रोवाइडेड किया है, प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली साथियों, विनिमय के 2 माध्यम होते हैं, एक तो होता है वस्तु विनिमय, दूसरा होता है साथियों मुद्रा विनिमय। तो वस्तु के मूल्य के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान करना साथियों वस्तु विनिमय कहलाता है, और किसी भी वस्तु के मूल्य के रूप में मुद्रा
प्रदान करना मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि मुझे पेन चाहिए, मेरे पास 5 रुपए है, तो 5 रुपए देकर के मैंने दुकानदार से जो पेन खरीद ली, तो वो वहाँ पे विनिमय का माध्यम मुद्रा रही साथियों, ठीक है। जबकि मुझे उदाहरण के लिए 1 क्विंटल गेहूँ चाहिए और जिसके पास मैं गेहूँ लेने जा रहा हूँ उसको गेहूँ ने चाहिए, घी चाहिए 5 किलो, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत मतलब ठीक नहीं रहती है विनिमय के माध्यम के रूप में, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है साथियों। तो यहाँ पे हमारे को पूछा है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु प्रदान करना है, ठीक है। वस्तु के मूल्य के बदले, वस्तु के मूल्य के बदले वस्तु प्रदान करना, देखो साथियों, वस्तु विनिमय प्रणाली आधुनिक समय में ठीक नहीं है साथियों, क्योंकि किसी भी प्रकार की दोहरी आवश्यकताओं का संयोग है वो कई बार नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से मुद्रा से किसी भी वस्तु का विनिमय स्वीकार करना उपभोक्ताओं के लिए थोड़ा आसान रहता है। लौह इस्पात में लौह अयस्क, कॉकिंग कोल तथा चूना पत्थर, ठीक है। लौह अयस्क में कॉकिंग कोल, चूना पत्थर और लौह अयस्क, इनका अनुपात पूछा है साथियों, ठीक है। तो लौह इस्पात में लौह अयस्क, कॉकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात क्या रहता है साथियों, तो यहाँ पे लौह अयस्क, चूना पत्थर और कॉकिंग कोल का साथियों जो अनुपात रहता है 4:2:1, यानी लौह अयस्क 4%, 2% कॉकिंग कोल तथा 1% इसमें चूना पत्थर है वो शामिल होता है, तो इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात रहता है 4:2:1। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं बीटीओ, ठीक है साथियों। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, तो व्यापार संतुलन साथियों वह स्थिति होती है जिसमें आयात व निर्यात का जो मूल्य अंतर होता है वही साथियों व्यापार है, वो संतुलन की स्थिति में होता है साथियों, ठीक है। इसका मतलब बीटीओ का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार संतुलन। तो यह है आयात व निर्यात, आयात व निर्यात, आयात व निर्यात के मध्य मूल्य अंतर और आयात और निर्यात के मध्य साथियों मूल्य का अंतर जितना न्यून होगा उतना ही व्यापार संतुलन की स्थिति में होगा, और इन दोनों के मध्य, आयात व निर्यात के मध्य साथियों मूल्य अंतर जितना मतलब बढ़ता जाएगा उतना ही व्यापार है वो असंतुलन की स्थिति में साथियों रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है साथियों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कल की क्लास में भी साथियों ये पूछ लिया था। तो हम यहाँ पे इसी पार्ट से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन साथियों ऐड करते हैं, गृह युद्ध किसे कहा जाता है, गृह युद्ध किसे कहा जाता है। देखो साथियों ये कल क्वेश्चन आया था हमारी क्लास में और इसमें अच्छे से बता दिया है कि भाई यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रसेल्स के अंदर, जो बेल्जियम की राजधानी। साथियों मैंने यहाँ पर गृह युद्ध किसे कहा जाता है लिखा है। गृह युद्ध वह स्थिति होती है जो किसी भी राष्ट्र की सीमाओं के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में आपस में युद्ध जैसे जो हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को साथियों गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्र की सीमाओं के भीतर युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होना, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में साथियों टकराव की स्थिति गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें गलतियों को सुधारा जा सकता है, तो वो साथियों आपको अच्छे से पता होगी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें गलतियों की सुधार की गुंजाइश रहती है साथियों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
एक ऐसी शासन व्यवस्था साथियों जिसमें गलतियों के सुधार की गुंजाइश है वो होती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों हमारा, हम जिस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं साथियों वो है अपने साथियों विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विदेशी निवेश किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, विदेशी निवेश वह निवेश होता है जो किसी भी राष्ट्र के जो भी उद्योगपति होते हैं उनके द्वारा अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर निवेश करने की जो कंडीशन होती है साथियों, उसको विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्र की सीमाओं के परे, ठीक है, राष्ट्र की सीमाओं से राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर, राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर किया जाने वाला निवेश, किया जाने वाला निवेश साथियों, किसी भी देश की सीमाओं के बाहर जो निवेश किया जाता है साथियों वो विदेशी निवेश कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक साथियों ब्रेटन वुड्स के परिणाम स्वरूप जो दो संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी जो संस्था मैं आपको बता के आया हूं विश्व बैंक। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसको विश्व बैंक के नाम से, किस नाम से साथियों जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से, विश्व बैंक के नाम से, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, एक प्रश्न हमारा रह गया था साथियों, 7वां क्वेश्चन, आरटीआई का पूरा नाम, आरटीआई का पूरा नाम क्या होता है साथियों? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, RIGST, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन साथियों, और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो साथियों होता है सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, इसका हिंदी में अर्थ होता है साथियों। और एग्जाम में आपको ये लिखना है आरटीआई का पूरा नाम है तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद के रचयिता है वो कौन थे साथियों? इसका सही जवाब रहेगा साथियों वो रहने वाला है अपने जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे साथियों? तो गीत गोविंद के रचयिता से साथियों जयदेव, और जयदेव बंगाल के जो शासक थे लक्ष्मण सेन, उनके आश्रित कवि है वो थे। ठीक है साथियों, तो ये गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता पूछा जा रहा है तो ये थे अपने जयदेव, और जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे। और ये अपने जयदेव है ये बंगाल के लक्ष्मण सेन, ये कौन थे साथियों? ये बंगाल के शासक थे। कौन थे? ये बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन। इनके क्या थे? ये आश्रित कवि थे। कौन थे? आश्रित कवि साथियों जयदेव, आश्रित कवि। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत है वो किस देश में हुई? यानी नारियां अपने अधिकारों के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आंदोलन किया करती थी साथियों। तो नारीवादी आंदोलन की शुरुआत है वो विश्व में किस देश से मानी जाती है? तो साथियों USA, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, नारीवादी आंदोलन की शुरुआत तो ये साथियों कहाँ से होती है? शुरुआत किस देश से हुई साथियों? तो ये देश है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका
USA, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है साथियों, यहाँ से नारीवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है साथियों। और अति लघुत्तरात्मक रेंज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन साथियों रहने वाला है, या मार्किंग गलत हुई है, 10, 11 और यहाँ पे 12। ठीक है साथियों, कीतागाओ उतामारो कौन था? कीतागाओ उतामारो कौन था साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, हिस्ट्री से आया है। कीतागाओ उतामारो साथियों जापान का चित्रकार था, यानी जापानी चित्रकार था, और इन्होंने उकियो नाम से अपनी रचना की थी। एदो में पैदा हुए। एदो का मतलब है कीतागाओ उतामारो। एदो यानी एदो जापान का एक शहर है जिसे राजधानी के नाम से जाना जाता है टोक्यो। एदो का मतलब था साथियों टोक्यो। टोक्यो में कीतागाओ उतामारो पैदा हुए थे साथियों, और इन्होंने क्या किया है साथियों? कीतागाओ उतामारो, इन्होंने ये एक जापानी चित्रकार थे, और इन्होंने साथियों रचना की थी उकियो के नाम से, अपनी रचना है वो की थी साथियों। ठीक है, तो कीतागाओ उतामारो कौन था? तो कीतागाओ उतामारो जापानी चित्रकार उकियो के नाम से अपनी रचना की। उकियो के नाम से अपनी रचना की। और साथियों कीतागाओ उतामारो इनका जन्म कहाँ होता है साथियों? जन्म को लेकर साथियों हम बात करते हैं। कीतागाओ उतामारो का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो कीतागाओ उतामारो साथियों एदो किसको कहा जाता साथियों? एदो कहा जाता था टोक्यो। ठीक है, एदो टोक्यो, इसमें क्या होता है? इनका जन्म होता है। जन्म एदो टोक्यो। ठीक है, टोक्यो में पैदा हुए कीतागाओ उतामारो। ठीक है साथियों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपको पता ही है लघुत्तरात्मक रेंज के प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से करने होंगे। एग्जाम के अंदर 50 शब्दों में इनके आंसर देने, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इनको भी 100 शब्दों में हमें सरल करना होगा। और निबंधात्मक क्वेश्चन साथियों आपको पता ही है, परंतु अब यहाँ पे मानचित्र की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं साथियों। मानचित्र में हमें क्या क्या पूछा गया है उसको लेके हम बातचीत करने वाले हैं साथियों। तो सीधा आज मैप नहीं बना पाएंगे साथियों, क्षमा चाहता हूँ। आपको सीधा बता दिया जा रहा है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में देना है। तो मानचित्र साथियों अवेलेबल नहीं हो पाया, तो हम सीधे ही बता देते हैं आपको सुविधा के दृष्टि से। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अंकित करना है। तो साथियों नेवेली कहाँ स्थित है साथियों? तो नेवेली को लेके हम बातचीत करने वाले। चलो आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा हम मेहनत करके एक मैप बना ही लेते हैं भारत का। ठीक है साथियों, भारत का मानचित्र बना ही लेते हैं। जी हाँ साथियों, पहला पूछा है नेवेली साथियों कहाँ पड़ता है? तो नेवेली हमारा साथियों पड़ता है अपने, नेवेली पड़ता है साथियों, नेवेली साथियों तमिलनाडु में पड़ता है साथियों नेवेली। उसके बाद में दूसरा हमें पूछा है सिंगरौली साथियों यहाँ पे मध्य प्रदेश में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। सिंगरेनी एक और आता है जो तेलंगाना के अंदर साथियों स्थित है। और इसके अलावा पूछा है बोकारो झरिया रानीगंज साथियों यहाँ पे पड़ता है, और ये बोकारो और ये साथियों कहाँ पड़ता है? बोकारो ये झारखंड में पड़ता है। अलग से साथियों हम नोटिफाई करने वाले हैं इन चीज़ों को। उसके बाद में हमें पूछा है तलचर साथियों यहाँ पे ये बिंदु तलचर, ये हमारा तलचर
तलचर साथियों कहाँ पड़ता है? तो तलचर साथियों, तलचर साथियों पड़ता है हमारा उड़ीसा में। तलचर कहाँ है साथियों? हमारा उड़ीसा के अंदर है। और उसके बाद में हमें अथवा में मैप लिया। अगर ऊपर वाले ऑप्शन हमें नहीं आते तो हम ये भी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो इसको अच्छे से पहले राज्य किस किस राज्य में कौन कौन से बिंदु स्थित है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। नेवेली हमारा पड़ता है TM यानी तमिलनाडु, ठीक है साथियों। बोकारो हमारा पड़ता है झारखंड में कोयला क्षेत्र। उसके अलावा सिंगरौली साथियों पड़ता है मध्य प्रदेश। और अगला ऑप्शन साथियों हमारे लिए था तलचर साथियों पड़ता है हमारा उड़ीसा राज्य में। अब हम अथवा वाले मैप की तरफ साथियों चलते हैं, उसमें हमें क्या कुछ पूछा गया है उसको देखते हैं। बेलाडीला साथियों यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है और इस स्टेट का नाम है साथियों अपना छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। और इसमें कौन सा बिंदु साथियों बताया गया? 1 मिनट रुकिए साथियों, स्टेट को हम अलग से समझने वाले हैं। यहाँ पे बेलाडीला कौन सा बिंदु है? बेलाडीला साथियों हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हम अलग से हाईलाइट करेंगे इन चीज़ों को। और उसके बाद साथियों नेक्स्ट पूछा हमें गुआ, ठीक है साथियों। तो गुआ भी हमारा यहीं पे है। और ये गुआ कहाँ पड़ता है साथियों? तो गुआ पड़ता है साथियों रानीगंज, बोकारो, झारखंड में पड़ता है साथियों। उसके अलावा है कुद्रेमुख क्षेत्र, कोयला क्षेत्र है साथियों। और ये कुद्रेमुख हमारा यहाँ पे पड़ता है एक स्टेट साथियों, उसमें कुद्रेमुख साथियों पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। फिर पूछा साथियों रत्नागिरी, ठीक है साथियों। यहाँ पर हमारा एक राष्ट्रीय राज्य आया हुआ है, यहाँ पे हमारा रत्नागिरी साथियों महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है साथियों। अब इसको हम हाईलाइट करते हैं बिंदुओं को कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए साथियों बेलाडीला हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर है। और गुआ साथियों हमारा झारखंड। उसके अलावा रत्नागिरी साथियों था ये हमारा MH महाराष्ट्र। और कुद्रेमुख साथियों हमारा पड़ता है कर्नाटक, ठीक है साथियों, कर्नाटक के अंदर, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगली क्लास को लेकर के कल फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने परीक्षा की जो तैयारी है उसको धार देते रहिए। नमस्कार।